दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 का स्टेट का पेपर जो लेवल 3 यानी कि पीजीटी का रहेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें और टाइम थोड़ा बचा है, इसलिए कोशिश करूँगा कि हर रोज़ तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन आपके लिए एक जो पीवाईक्यू है वो लेकर आता रहूँ। जितने निकाले जाएं कहीं से भी पीवाईक्यू निकालिए, क्योंकि 10 या 15% जो है मटेरियल रिवाइज होता है घुमा फिरा के। तो आइए पहले हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। एक एक शब्द का विश्लेषण किया जाएगा, खैर आपको पता ही है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से मौनवाचन का उद्देश्य नहीं है। मौनवाचन जो ये साइकोलॉजी से उठाया गया प्रश्न है, पेडागोजी से, कि भाई मन ही मन जो है अध्ययन करना, तो उसके लिए कौन कौन से होते हैं देखो। नहीं है पूछा है, उचित लय और गति प्रदान करना होता है ये। स्वाध्याय की आदत विकसित होना, ये भी होता है। और तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना, ये नहीं होता। तेज गति से पढ़ना उसका जो है कोई एक कारण नहीं है। अर्थ ग्रहण कर उसका केंद्रीय भाव समझना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वैसे। बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये सही रहेंगे, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है, नहीं सॉरी, तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। बाकी और इसके सही है, यही गलत है इसमें, क्योंकि इसका उद्देश्य तेज गति से पढ़ने का अभ्यास करना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। क्रिया के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो देखो, अध्यापिका छात्राओं को भूगोल पढ़ा रही है, द्विकर्मक क्रिया बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो छात्राओं को, एक तो ये आ गई, ये कर्म हो गया इसमें, और एक भूगोल ये कर्म हो गया, तो इसमें दो कर्म है, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। अगला है कि निशीथ जोर जोर से हंस रहा है, अकर्मक क्रिया, ये भी सही है। हंसना ये अकर्मक क्रिया है। आगे देखो, मदारी अनेक करतब दिखाकर बच्चों को ललचाता है, अकर्मक क्रिया, ये नहीं है भाई, ये गलत है, क्योंकि कर्तव्य, इसमें जो कर्तव्य जो शब्द है वो कर्म है, और यहाँ पे सकर्मक होना था, न कि अकर्मक, तो ऑप्शन नंबर यही इसका सही हो जाएगा। अगला है, लड़ झगड़ कर वह अपना हिस्सा ले ही मरा, यहाँ पे रंजक क्रिया, बिल्कुल ले ही मरा। रंजक क्रिया कौन सी होती है, जो अपना अर्थ छोड़कर मुख्य क्रिया के साथ लगकर और अपने अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ में प्रयुक्त हो जाए। तो यहाँ मरने का मतलब मरना थोड़ी ना होता है, यहाँ पे ले ही मरा का मतलब उसने प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ये गलत है इसमें। आगे देखो, आगे गद्यांश है, तो देखो इसको ध्यान से। नया निश्चय ही एक मूल्य है, पर निरंतरता भी एक मूल्य है। साहित्य दोनों में से एक को चुनने की हिमाकत सौभाग्य से नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। परंपरा अपने को पुनर्नवा किए बिना सजीव नहीं रह सकती। मनुष्य दोनों आयामों में रहता है, इतिहास में और अनंत में। वह बदलता है और फिर भी बना रहता है। दोनों आयाम मनुष्य के यहाँ अंतर्मुक्त हैं, वे अलग थलग या विधिवत नहीं होते। बहुत कुछ बदलता है, समाज, परिस्थितियाँ, आर्थिक व्यापार, मानव संबंध और उनके संगोपन आदि पर प्रेम, ईर्ष्या, मोह, मत्सर, राग विराग, हर्ष विषाद आदि नहीं बने रहते हैं, नई दृष्टि होती है। आगे देखिए, तो अपने लिए अनिवार्य नया शिल्प भी खोजती है। अनिवार्यत है, विश्लेषण के लिए भले हम कथ्य और शिल्प को अलग थलग कर लेते हैं, पर रचना में वे अद्वैत हैं।
नया अनंत निरंतरता में समाहित होकर अपनी वैधता पाता है, पर वह निरंतरता को कहीं न कहीं बदल भी देता है। निरंतरता नए के हस्तक्षेप और उसके समाहार के बाद ही नहीं रह जाती, वो जो पहले थी। हम यह भूल जाते हैं कि आज जो पुराना लगता है वह कभी नया था। बिना समकालीनता के कालातीत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन सिर्फ समकालीनता के बाड़े में बंधे रहकर भी कालातीत नहीं हुआ जा सकता। नया समय को सीधे और उसके बदले हुए ब्योरों में पकड़ने के साहस से उपजता है, पर अगर वह समय के पार न देख पाए तो टिकाऊ नहीं हो सकता। जो कालातीत है वही हर समय नया होता चलता है। देखिए इसमें तो इससे गद्यांश से प्रश्न पूछे गए, तो ये है कि साहित्य का अभिष्ट है तो मात्र नए को चुनना, जिक्र तो आया है इसमें। मात्र निरंतरता को चुनना, नएपन एवं निरंतरता दोनों को चुनना, यही हो जाएगा। मात्र समकालीन को चुनना नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नयापन और निरंतरता दोनों को ही चुनना इसका अभिष्ट है। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखो कौन सा सत्य है। मनुष्य ही मूल प्रवृत्तियां समय के साथ परिवर्तनशील हैं। मनुष्य का समाज समय के साथ परिवर्तनशील है। मनुष्य मात्र इतिहास में जीता है। और चौथा है, निरंतरता सदैव अपरिवर्तनीय होती है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 आया है उसमें कि मनुष्य का समाज समय के साथ जो है परिवर्तनशील है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला देखिए, फिर आ गया कि कौन सा कथन असत्य है। तो साहित्य में दृष्टि का अवबोधन कथ्य से होता है। नवीन कथ्य अपने लिए नवीन शिल्प भी लगाता है, ये भी आया है। कथ्य और शिल्प दोनों एक दूसरे से स्वायत्त होते हैं, ये नहीं आया भाई। आगे देखिए, और चौथा, साहित्यिक रचना में कथ्य और शिल्प परस्पर अनुस्यूत होते हैं। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें नहीं आया, बाकी और तीनों आए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? 3 सही हो जाएगा। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई। भावार्थ पूछते हैं, उसका भाव के आधार पर प्रश्न पूछते हैं। अगला है 36 का, नयापन टिकाऊ होता है तो जब वह समकालीन हो। नहीं, जब वह समकालीन तो हो, समकालीन भी हो और कालातीत भी हो। कालातीत मतलब समय को लांघने वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं क्या है। जब उसमें चमत्कार हो, ये कोई खास नहीं। जब वह परंपरा को बदलता हो, नहीं। तो टिकाऊ तभी होगा जब वह समकालीन भी हो, उसमें आया है गद्यांश में, और वह कालातीत भी हो। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? इसका 2 सही हो जाएगा। आगे देखो भाई। हाँ, अब आ गए व्याकरण से। प्रत्यय की दृष्टि से संगत विभाजन चुनिए, जो उचित है वो चुनना है। देखो कौन सा है उचित। पहला, मथुन, सोच, राघव। तो इसमें ए प्रत्यय, ये ठीक है। बाकी देखते हैं, फिकैत, डकैत, लड़ैत, ये गलत है। इसमें एत प्रत्यय दे रखा है, इसमें अहित प्रत्यय आना चाहिए था। अहित गलत है ये। नारदीय, स्थानीय, मानवीय, इसमें अनीय प्रत्यय है। नहीं, इसमें ईय प्रत्यय है। ईय, ये गलत है। कोशीय, सौजन्य, कौमारीय, इसमें एय प्रत्यय है। नहीं, एय प्रत्यय तो सिर्फ कोशीय में है, बाकी सौजन्य और कौमारीय में जो है यह प्रत्यय है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये जो पहला है इसी में ए प्रत्यय सभी में है,
बाकी और ये सारे गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो पहला विकल्प क्या है इसमें, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया। जिसने वह, ये तो संबंधवाचक जो है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, संबंधवाचक आ गया। आगे देखो, संबंधवाचक विशेषण नहीं, सर्वनाम, विशेषण है ही नहीं है। आगे देखो, यह पुस्तक किससे मंगवाऊं, यह पुस्तक। आगे देखो, ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो, ये भी सही है। आपके घर में से कल कोई नौकर आया था। इन तीनों में है, इसमें यह, दूसरे में क्या है, सार्वनामिक विशेषण यह, तीसरे में ऐसे, और चौथे में कोई, ठीक है ना। ये इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, खैर मैंने करवा रखा है विशेषण का पार्ट बहुत ही अच्छे ढंग से, बाकी फिर बता देता हूँ कि जो ये सर्वनाम का ही पार्ट होता है वैसे तो, लेकिन ये एक विशेषण की तरह काम करता है। कब, संज्ञा से तुरंत पहले आकर, संज्ञा से जो तुरंत पहले आकर उसके संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे या फिर उससे उसकी विशेषता बताए। तो देखो, ये नौकर क्या है, संज्ञा है। व्यक्ति यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। पुस्तक क्या है, संज्ञा है। तो इसमें तीनों में हुआ है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 में, इसमें नहीं हुआ पहला ऑप्शन, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रटन प्रणाली से हटकर दोस्तों ये क्लास रहती है, बस अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आगे देखो, 39 का क्या है, संधि से प्रश्न उठाया गया। दत्यारी गत्यानुसार अग्न्यास्य यण संधि, दत्य प्लस री, गलत है भाई, गलत है। आगे देखते हैं, मित प्लस मिताहार विकलांग भूधर्व दीर्घ संधि, मित प्लस आहार हो जाएगा, दीर्घ संधि है। विकल प्लस अंग हो जाएगा, ये भी दीर्घ संधि है। भू प्लस उधर्व हो जाएगा, तो ये भी दीर्घ संधि है। ये आगे है दिग्विजय अब्ज वृत नेत्र, व्यंजन संधि बिल्कुल है। क्या बन जाएगा, दिक प्लस विजय, कै हलंत हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, कै हलंत हो जाएगा, दिक प्लस विजय, अप प्लस जय, वृहित प्लस नेत्र, ये तीनों ही किसके हैं, वृहित। देखो ऐसे, वृहत प्लस नेत्र, तो ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल रहेंगे। अगला है चौथा, व्यो वृद्ध पुरोधा प्रादुर्भूत, ये विसर्ग संधि, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वह है प्लस वृद्ध, पुरः है प्लस धा, प्रादुः प्लस भूत, ये तीनों ही विसर्ग संधि के हैं। जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही है, क्योंकि ये ही अनुपयुक्त है। दत्य प्लस अरि, इसमें दीर्घ संधि है न कि यण संधि। गत्यानुसार, इसमें यण संधि है, और अग्नाशय, ये इसमें कोई भी संधि नहीं है, ये बिल्कुल गलत कर रखा है। तो ये इसमें जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न देखना भाई, अगला, हाँ, किस विकल्प में उपसर्ग विभाजन नियमानुसार है? तो अपरिग्रह, अप्रोक्ष, अर्पण, अपरण, तो इसमें अप उपसर्ग बता रहा है, नहीं। अपरिग्रह में अ उपसर्ग है, अप्रोक्ष में अ उपसर्ग है, और अपर्ण में अपरण, अपर उपसर्ग है इसमें, अपर प्लस न, गलत है ये तो। आगे देखो, आर्णिक, आवश्यक, आधुनिक, आर्णिक नहीं, आवश्यक, आधुनिक, ये अपने आप में क्या है, मूल शब्द है ये तीनों, इसमें उपसर्ग है नहीं कोई भी। अगला है निःशुल्क, निष्पक्ष और निस्वार्थ, निस उपसर्ग, बहुत, ये सही है भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि
निशुल्क, निष्पक्ष और निस्वार्थ, इसमें निस उपसर्ग, क्योंकि कौन सा भी स हो इसमें जो मूल जो उपसर्ग होता है ये निस होता है रे वाले स के साथ, और वो आधा हलंत युक्त होगा, तो ये सही है। अब ये स कौन सा बनना है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि स के आगे वर्ण कौन सा है। ये विसर्ग संधि में मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, नहीं किसी साथ देखी है तो देख लेना कि इनके नियम क्या है, कौन सा स कब आएगा, कौन सा किसके साथ आएगा। तो ये सही है। अगला देखते हैं चौथा, व्याधि, विक्षण और व्यतिरेक में वी उपसर्ग है। नहीं भाई, वी प्लस आधि तब बनता ये व्याधि, गलत है ये। वी प्लस अतिरेक ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं, लाइक तो बनता है भाई। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए क्या है, समास की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। चक्षु, संगत का मतलब ठीक, चक्षु श्रवा इतरेतर द्वंद्व, गलत है। चक्षु श्रवा में चक्षु से श्रवण करता है जो, यानी कि कौन, सांप, बहुब्री समास हो जाएगा वो, गलत है ये। आपाद मस्तक में बता रहा है ये बहुब्री समास, गलत। आपाद मस्तक यानी कि आपाद, पाद का मतलब होता है पैर, पैरों से लेकर माथे तक, तो ये अव्ययभाव समास रहेगा, ये भी गलत है। जातिगत अधिकरण तत्पुरुष, नहीं। आगे देखो, श्रम साध्य, इसमें कौन सा हो जाएगा श्रम साध्य में, तो इसमें हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास, ये सही है। ये इसका जो ऑप्शन है वो संगत है, बाकी और तीनों गलत हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध समूह का चयन कीजिए। जो अशुद्ध है, ठीक नहीं है। सीधा सादा, अठोत्तर, ऊहापोह, गलत है भाई ये। आगे और देखते हैं, क्योंकि सीधा और सादा होता है, सीधा और सादा होता है, और यहाँ पे एक योजक चिन्ह आना था, 78 नहीं 78 होता है। ऊहापोह ये ठीक है वैसे, ठीक है ना। दासर्थी, स्थायित्व, विद्यार्थी परिषद, सही है। दासर्थी, स्थायित्व और विद्यार्थी परिषद। कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी को बड़ी मात्रा आएगी, नहीं, अकेला विद्यार्थी लिखेंगे तो बड़ी मात्रा आएगी। जैसे एक उसमें पूछा गया था मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में त्रय को छोटी मात्रा थी, वो सही है, तो ये भी सही है। शोधिजन, प्रेयसी, निजीकरण, ये भी तीनों सही हैं। वेश्या, शशिभूषण और शक्तिकरण, ये भी तीनों सही हैं। इसमें ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी और गलत है इसमें। आगे देखो, हिंदी अध्यापक की विशिष्ट विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखो, तो वही इसमें साहित्य का ज्ञान, भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान, और हिंदी भाषा पर विशिष्ट अधिकार, शिक्षा तथा उपाधियाँ। साहित्य का ज्ञान होना चाहिए उसे, शिक्षण विधियों का ज्ञान तो बिल्कुल होना ही चाहिए, और हिंदी भाषा पर विशिष्ट अधिकार, बिल्कुल यदि हिंदी का अध्यापक है तो ये तीनों बातों का उसमें समावेश होना चाहिए। शिक्षा तथा उपाधियाँ, उसके ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत सारी डिग्रियाँ होनी ज़रूरी हैं, नहीं। जो एक चयन होने के लिए अध्यापक के लिए जो होती हैं वो ज़रूर चाहिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 4 सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखिए, वर्णों के ध्वनिगत विशेषताओं के संदर्भ में असंगत चुनिए। जो असंगत कौन सा है, देखो भाई, जो ठीक नहीं है वो पूछ रहा है, वो पूछा है इसने, तो उ, पश्च, स्मृत और वृत्तमुखी, बिल्कुल सही है ये।
इनके पीछे, पश्च का मतलब पीछे, जिह्वा के अनुसार है ये सारे। जिह्वा जब वो बोलते हैं तो मतलब संवरित का मतलब क्या होता है, मुंह का गोल होना। तो इसमें होती हैं ये सारी प्रक्रियाएं। री अग्र संवरित और वर्तमुखी। तो री ये नहीं है, री तो एक मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है ना। ए मध्यस्थ, हर्ष और उदासीन, बिल्कुल सही है। आ पश्च, विवरित और आवर्तमुखी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसमें नहीं है। ये सभी जो वर्ण का चैप्टर मैंने करवा रखा है, एक एक चीज की गहनता से विश्लेषण उसमें है, तो देख लेना वो जाके। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प सुनिए। तो देखो जो ठीक नहीं है, आकृष्ट, विकृष्ट। आकृष्ट का मतलब आकर्षित होना, और विकृष्ट का मतलब उससे मतलब दूर होना। आह्वान ये सही है पहला। आह्वान, अन आह्वान। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, और विशेष रूप से जो है देवी देवताओं का आह्वान करना। जो हम हवन यज्ञ में जो करते हैं देवी देवताओं का आह्वान, वो अन आह्वान ये नहीं होता भाई। आह्वान का होता है प्रिय साथियों विसर्जन। विसर्जन होता है ये। विसर्जन का मतलब विदा करना उनको, ठीक है ना। हवन यज्ञ होने के बाद उनको मतलब हंसी खुशी विदा करना। कलंकित, निष्कलंक, ये भी सही है। ऐहिक, पारलौकिक। ऐहिक का मतलब इस लोक में, पारलौकिक का मतलब दूसरे लोक में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये इसमें असंगत है। आगे देखो, हाँ अब हिंदी के इतने हैं। अब देखो हरियाणा जीके से। तो हरियाणा जीके से पहला प्रश्न हमारे सामने, हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे ये, तो ये थे हमारे दरबारी लाल गुप्ता, ठीक है ना। एक बार प्रश्न पहले ही पूछा गया था, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भाई। तो ये थे दरबारी लाल गुप्ता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य शिवालिक पहाड़ियों में अवस्थित है। शिवालिक पहाड़ियों में यानी कि पंचकूला के आसपास। तो खापरवास नहीं है, ये तो झज्जर में है। भिंडावास ये भी झज्जर में है। खोल ही रायतान अभयारण्य ये शिवालिक की पहाड़ियों में है, और ये रहेगा आपका कहाँ, पंचकूला में। कहाँ है, पंचकूला में। नाहर अभयारण्य ये रहेगा आपका रेवाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ये शिवालिक की पहाड़ियों में अवस्थित है। अगला क्या पूछा इसने, अगला प्रश्न पूछा भाई इसने, निम्नलिखित में से किसने मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल में मुख्य सचिव के रूप में काम नहीं किया। तो किसने नहीं किया था, अस्सी चौधरी, पी के गुप्ता, शकुंतला जाखू और विजयवर्धन। तो जो पहला ऑप्शन है अस्सी चौधरी, इन्होंने इनके कार्यकाल में मुख्य सचिव के रूप में काम नहीं किया था, और सभी ने किया था। आगे देखो, कथन कारण से आ गया अभी एक प्रश्न, कोशिश करेंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा भाई। सर छोटूराम के में से सर छोटूराम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर ज्यादा है। तो कौन सा, देखो, उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, बिल्कुल की थी। अगला है, बाद में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली थी, ये भी ली थी। और तीसरा है, वे अविभाजित पंजाब की सरकार में एक मंत्री थे, बिल्कुल रहे थे भाई। तो 3 ही है क्या, हाँ 3 ही है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। इसमें कथन है तो एक ए, बी और सी कौन सा है, तो ये 4 सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 4 सही हो जाएगा। आगे देखो, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, यानी कि IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ है, ये प्रश्न एक बार पहले ही पूछा गया था।
तो ये है किलोहड़ में। और किलोहड़ कहाँ पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो ये पड़ता है आपका सोनीपत में। कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक संभाग का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई रोहतक संभाग का? तो रोहतक संभाग का जो रेवाड़ी है वो नहीं है। झज्जर, सोनीपत और भिवानी ये रोहतक में आते हैं। आगे देखिए, 37 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? तो ये था गुजरात। 37 में का गुजरात था। यहाँ से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, अब की बार भी 100% पूछेंगे, ध्यान कर लेना भाई, देख के जाना। हरियाणा की पहली महिला पहलवान जिसने 2023 में 23 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, कौन थी? अंतिम पंघाल थी क्या, अंशु मलिक, गीतिका जाखड़ या साक्षी मलिक? तो ये थी आपकी अंतिम पंघाल। और अंतिम पंघाल कहाँ से है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट से, हिसार से। और इनका गांव है, इनका हाँ बगाना, बगाना गांव से है ये। हिसार में बगाना गांव है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। और ये रेसलर हैं, कुश्ती से संबंधित। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही है भाई? गुजरी महल हिसार में है क्या? बिल्कुल है। आराम ए कौसर नारनौल में है क्या? बिल्कुल है। शेख तैयब का मकबरा जींद में है क्या? जींद में नहीं है। शेख तैयब का मकबरा तो कैथल में है, कैथल। तो ये ऑप्शन नंबर ये ए और बी दोनों सही हैं, बाकी सी नहीं है। तो ए और बी ये दूसरा हो जाएगा इसका। आगे देखो, पेहवा अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो अभिलेख को गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक शासक ने जारी किया था, सही है, बिल्कुल किया था। अभिलेख के अनुसार पेहवा घोड़े के लिए के व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध बाजार था, बिल्कुल है। तो ये दोनों ही ऑप्शन से हो जाएंगे, ए और बी, ठीक है। हाँ, ये हरियाणा जीके से। अब देखेंगे दोस्तों साइकोलॉजी के। तो देखो साइकोलॉजी से प्रश्न कौन कौन से हैं, कैसे प्रश्न थे। पहला प्रश्न है कि बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? देखो, बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। तो ये गलत है, सत्य नहीं है ये, क्योंकि वातावरण का ही पड़ता है, आनुवंशिकता प्लस वातावरण ये दोनों का ही पड़ता है इसमें। आगे देखिए, लैंगिक भिन्नता बौद्धिक भिन्नता का कारण नहीं होती, ये ठीक है। और तीव्र बुद्धि तीव्र स्मरण शक्ति की परिचायक होती है, नहीं, जरूरी नहीं है कि जिसकी तेज बुद्धि हो उसका मतलब उसकी याददाश्त जो है बहुत अच्छी हो। तो ए और सी ये दो हो जाएंगे, इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये ए और सी दोनों इसमें गलत हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता? तो अभिक्षमता, अभिवृत्ति, संवेग, अभिरुचि। तो इसमें से अभिवृत्ति और अभिरुचि ये दोनों ही प्रभावित नहीं होते। अभिक्षमता और संवेग ये आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, इनके एप्टीट्यूड और इमोशंस इन पे प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का। तो इसको ऑप्शन नंबर दोनों ही हो जाएंगे, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक पक्षतापूर्ण क्रियाएं शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए? तो कौन सी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बता रही है। सजातीय समूहन नहीं, ये फिर ये तो कास्टिज्म को प्रभावित करेगा, नहीं होनी चाहिए। और लिंग तटस्थ विषय वस्तु ये होनी चाहिए, यानी कि उसमें
लिंग से संबंधित जेंडर का उसमें कोई कि भाई ये लड़के के लिए है लड़की के लिए है, ऐसी उसमें कोई नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। आगे है रूढ़िबद्ध व्यावसायिक मार्गदर्शन, ये भी है, ये भी नहीं होनी चाहिए। और फिर है शिक्षक की पूर्वग्राही अभिवृत्ति, ये भी गलत है। तो ये तीनों ही नहीं होनी चाहिए इसमें, ए, सी और डी, ठीक है ना, ए, सी और डी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लक्षणों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो स्थायी उदाहरण नहीं है, तो स्थायी दांत, ये तो है। प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं, द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं, ये भी दोनों हैं। थाइमस ग्रंथि, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं है? तो सामाजिकरण में व्यक्तिगत परियोजना कार्य देना, इसका तो कोई खास वो नहीं है। देखते आगे, सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपना, ये है। सह पाठ्यगामी गतिविधियों का आयोजन करवाना, ये भी है। और सामाजिक सहभागिता के लिए अभिप्रेरित करना, ये तीनों हो जाएंगे। तो पहला नहीं है, इससे सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में अभिकल्पित मूल्यांकन कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? सीखने का मूल्यांकन, निदान के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और उपचार के लिए मूल्यांकन। तो ये कहलाता है सीखने का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 1। विकास, आगे देखिए क्या है, विकास एवं अधिगम के साथ उसके संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? देखो भाई, इसमें पहला बताया गया है कि सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है। ठीक है, बच्चे तब तक नहीं सीख पाते जब तक वे विकासात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार न हो, ये भी सही है। अगला है विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है, सही है। और परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है, नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यही इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता, तो देखो, व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक दोनों क्षेत्रों में रहती है, बिल्कुल रहती है। व्यक्तिगत भिन्नता पर प्रजातिगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण नहीं, ये नहीं है भाई इसमें। तो ऑप्शन नंबर बाकी चौथा देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थी के भावों की अभिव्यक्ति एवं तार्किक चिंतन की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? विश्लेषणात्मक में तो उनका जो है अभिव्यक्ति और तार्किक भाव उत्पन्न होंगे। आलोचनात्मक प्रश्न, ये भी सही है। विवेचनात्मक प्रश्न, ये भी ठीक है। बहुविकल्प, ये नहीं है। एमसीक्यू में जो है बच्चे को कोई सोचना ही नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अपने साथियों को शेयर कीजिए, कोई एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए क्लास को, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वंचित बालकों की सामान्य विशेषता नहीं है? तो वे शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं, नहीं भाई, यही विशेषता नहीं है।
आगे देखते हैं, वे सामाजिक रूप से अलाभान्वित होते हैं। आगे देखो, वे आर्थिक रूप से वंचित होते हैं। वे संवेगात्मक रूप से हीन महसूस करते हैं। ये तो ये तीनों हैं, दूसरा तीसरा चौथा। पहला जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है? तो देखो, तो इसका हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार, सम्मान का, स्वीकृति का अधिकार, एकीकरण का। तो ये शिक्षा का अधिकार का जो है की रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में वर्णन के पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के सही अनुक्रम यानी कि ऊपर से नीचे का चयन कीजिए। वर्णन, तो देखो इसमें कौन सा है? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, प्रमुख कारक, लघु कारक। नहीं, फिर है विशिष्ट कारक, सामान्य कारक, लघु कारक, प्रमुख कारक। फिर तीसरा है सामान्य कारक, प्रमुख कारक, लघु कारक। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जो क्रम है वो सही है। पहले सामान्य, प्रमुख कारक, फिर लघु और फिर विशिष्ट, ऐसे आएंगे इसमें। और तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है जो हम प्राप्त करते हैं? तो कौन सा नहीं है? देखो, संबंधन, उपलब्धि, अनुमोदन और दर्द परिवर्जन। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, दर्द परिवर्जन। ये नहीं है और ये तीनों है। आगे है, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उसे कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भाई, बहुत बार। तो ये लिंग अवस्था, गुदावस्था, जननावस्था, अव्यक्त अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। आगे देखो, उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगम कर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है? अधिगम कार्य स्तर पर करना, कार्य समर्थी स्तर पर करना, तो ये तो कोई खास नहीं। आगे देखो, ज्ञान की स्वयं खोज करने देना, ये सही है। कक्षा अंतःक्रिया को उचित स्थान देना, कक्षा अंतःक्रिया ये भी सही है। शिक्षण अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होना, तो ये तीनों सही हैं। ये रणनीति जो है पहली, अधिगम कार्य समर्थी पर करना, ये ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, अभिकर्मत, अनुदेशन और परियोजना। तो पहला इसका हो जाएगा प्रदर्शन, ये नहीं है। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई क्या है। लेखन अक्षमता एक विकार है जिसमें अधिगमकर्ता को अक्षर निर्माण, वर्तनी, गद्यात्मक, समन्वय आदि में कठिनाई होती है, यह विकार कहलाता है। ये इस प्रकार के प्रश्न जो है चारों में से जरूर पूछा जाएगा, तो ये ध्यान से देख के जाने भाई। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, डिसग्राफिया में जो है होती हैं ये बातें, ठीक है ना, विकार उत्पन्न और ये मतलब वर्तनी, तो ये हो जाएगा डिसग्राफिया। डिस्क्लेसिया में पठन विकार से समझ नहीं, पठन विकार उसमें पढ़ने में दिक्कत होती है। डिस्क्लोलिया में जो है गणित से संबंधित विकार होता है इसमें, ठीक है ना। और डिस्प्रेक्सिया में होती है समझ, कोई बात समझने की जो है उसमें विकार होता है। तो ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? दूसरा आ जाएगा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का तरीका उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, तो इसमें सांकेतिक भाषा, अंगुली वर्तनी, ओष्ठ पठन और सांकेतिक भाषण, ये चारों ही सही हो जाएंगे, ठीक है ना, चारों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन, अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक घटक नहीं है?
प्रगतिशील शिक्षा, तो देखो क्या है इसमें, विचार विमर्श, स्मरण, अनुभव और अंत्यक्रिया। तो इसमें स्मरण नहीं है, स्मरण ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, और तीनों हैं बाकी। निम्नलिखित में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो देखो कौन सी नहीं है, मूल्यांकन की नियमितता, इकाई परीक्षणों की आवृत्ति, सीखने की कमियों का निदान, ये तीनों हैं। बाकी और चौथा देखते हैं, केवल शैक्षिक उपलब्धि को मापना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? कौन सा कारक नहीं है भाई? तो इसमें अधिगम सामग्री, भौतिक स्थितियाँ, मनोरंजन की सुविधाएं, परिपक्वता। तो परिपक्वता जो है वो नहीं है, बाकी और सारी वातावरणीय कारक हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा हर बार पूछा जाता है, तो देखो इसमें, यह विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करती है, बिल्कुल करती है। यह विविधता का उत्सव मनाने की बात कहती है, विविधता का उत्सव मनाने की बात कहती है, ये भी सही है। यह अध्यापक, अभिभावक, बालक एवं समाज की सहभागिता सुनिश्चित करती है, ये भी सही है। और यह असक्त बच्चों की विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहती है, नहीं, ये सभी बच्चों के लिए होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं को, उनकी विशेषताओं का जो है उल्लेख बता रखा है इसने। तो देखो इसमें क्या है, तो सुमेलित कीजिए, इनाम के लालच में, अनुपालन, सामाजिक व्यवस्था, अच्छे व्यक्तिक संबंध और सार्वभौमिक नैतिक शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। देख लेना, थोड़ी व्याख्या नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, अक्सर काफ़ी छोटे हो गए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ये बनेंगे इसमें, देख लेना। आगे देखो, सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु शिक्षक द्वारा कौन से परीक्षण प्रशासित किए जा सकते हैं? तो कौन कौन से किए जा सकते हैं? देखो इसमें आकृति निर्माण परीक्षण, ये भी है, उत्पाद उन्नयन परीक्षण, ये भी है, प्रचलित उपयोग परीक्षण, ये नहीं है इसमें, चित्रपूर्ति परीक्षण, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। कौन सा इसमें, ये ए और बी, ये तीसरा है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है ये? तो ये कहलाती है आपकी संतुलीकरण। क्या कहलाती है? संतुलीकरण। आगे देखो, प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प नहीं सही है? प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेगों के संबंध में, तो देखो कौन सा सही है। पहला है तीव्र एवं युक्तिगत संगत, अनियंत्रित एवं युक्तिगत संगत, अनियंत्रित एवं अयुक्तिगत संगत, ये तो पहला, इसका तीसरा ही सही हो जाएगा, इसका तीसरा सही है इसका, बाकी और सभी हैं। नियंत्रण एवं तीव्र, ये भी होता है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपानों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा क्रम है इसका? देखो, व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण पहले ये होता है, और फिर होता है आपका व्यवहार का स्मरण, मैं लिख देता हूँ ये, और फिर दूसरे पे ये आ जाएगा व्यवहार का स्मरण, और फिर आपका स्मरण की
क्रियात्मक परिणति 3 पे हो जाएगा, और फिर आएगा आपका एक और रहेगा व्यवहार का पुनर्बनन, ये 4 पे। तो ये हो जाएंगे। तो कौन सा है? ए सी बी और डी, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखो पहला ही हो जाएगा, ए सी डी और बी, ये वाला, ठीक है ना। आगे देखो, समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी नहीं होनी चाहिए? स्वयं की निःशक्तता से निपटने की आवश्यकता, उचित निर्देशन परामर्श की आवश्यकता, दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता, ये नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल नेगेटिव है ये। सहायक उपकरणों की आवश्यकता, ये भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों में से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम का परिचायक है? देखो तो किसका नियम का परिचायक है? बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, ये है प्रबलता का नियम, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार घृणा का संवेग किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है? घृणा तो कौन क्या जुड़ा हुआ है ये? तो ये निवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, निवृत्ति, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगती होगी, और तो मिलते हैं जल्द ही एक नए PYQ के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।